में पहली चीज है इकोनॉमिक आउटलुक को देखने के लिए कि क्या है कि हमारे यहाँ पे भी मैसिव जीडीपी की डिक्लाइन की उम्मीद है ना, क्योंकि 2 साल से ही हमारी इकोनॉमी एक स्लो डाउन में है। तो 2018 में 6%, उसके पहले हम 7-8% की बात कर रहे थे, फिर पिछले साल 4.25 और इस साल -4.5। तो इंडिया क्लियरली एक लॉन्ग टर्म स्लो डाउन की स्थिति में है। मगर हमने लॉकडाउन के जरिए इस डिजीज को कंट्रोल किया, महामारी को, और अब अनलॉक 1, 2, 3 जो कर रहे हैं उससे हमने ज्यादातर इंडिया को हमने प्रोटेक्ट कर दिया इस वायरस से। अब तक की खबर यानी लाल जो दिख रहा है क्षेत्र वही है आपको कंटेनमेंट जोन, और बाकी हरे निशान में है वो ज्यादातर रूरल इंडिया या भारत आप कह सकते हैं, वहां पे इसका असर उतना नहीं हुआ और इसलिए रूरल इंडिया बढ़ रही है सबसे आगे कंपेयर टू अर्बन इंडिया। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने भी आत्मनिर्भर प्रोग्राम के जरिए 21 लाख करोड़ का ऐलान किया, जिसमें 8 लाख करोड़ लिक्विडिटी मेजर आरबीआई के थ्रू थे। आरबीआई ने भी 115 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया, और बाकी गवर्नमेंट ने गारंटी और थोड़ा कैश नरेगा या एमएसएमई बिजनेस या एनबीएफसी को लिक्विडिटी देने से कुछ हल करने की कोशिश की। इतना नहीं जितने बाहर एडवांस कंट्रीज ने किया, बट कुछ बहुत हमने किया। तो ये चीजों का प्रोग्रेस स्टेटमेंट रिपोर्ट कार्ड देखिए तो 3 लाख करोड़ की जो लोन एमएसएमई को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उसमें करीबन 40% सैंक्शन हो चुके हैं और 21% अभी डिसबर्स भी हो चुके हैं। Whereas एनबीएफसी को जो 45,000 करोड़ का एक पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम अनाउंस किया था, वहां पे 31% को ऑलरेडी अप्रूव के परचेज हो गया पोर्टफोलियो, और बाकी 60 लाख करोड़ का अभी बात जारी है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर फार्मर्स के लिए नबार्ड के थ्रू 30,000 करोड़ का प्रॉमिस किया था, वहां पे देखिए 83% को डिसबर्स कर दिया। तो रूरल इंडिया में रिलीफ पैकेज भी ज्यादा जल्दी रिलीज हो गई। और एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया, वहां पे भी करीबन 33% ही अब तक डिसबर्स हुआ है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया कि करीबन 62,000 करोड़ का टैक्स के रिफंड का पैसा जो उनके पास पड़ा था उसको भी रिलीज कर दिया, ताकि उतना पैसा लोगों के हाथ में आ पहुंचे। तो ओवरऑल एक मिक्सड बैग है गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेज में, कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत रिलीज हुआ है, बाकी में आधा का आधा ही हुआ है, अभी आने वाले दिन में वो बाकी है ये रिलीज। तो इसलिए गवर्नमेंट भी अपना खर्चा बढ़ा रही है धीरे धीरे ये सब सपोर्ट देने के लिए। और उस खर्चे के कारण पिछले साल की जो 4.5% की फिस्कल डेफिसिट थी, इस साल पहले 3 महीनों में ऑलरेडी 6% तक गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग बढ़ा के इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या ये कोशिश सक्सेसफुल है? हाँ, यहाँ पे भी अब थोड़ी बहुत ग्रीन शूट्स देखने लगे हैं हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में। तो पहली चीज मैंने बताया कि रूरल इंडिया इज बैक इन बिजनेस, तो एविडेंस उसका यहाँ पर है कि खरीफ का सोइंग एरिया 5 जून 12 जून हर हफ्ते हमने ट्रैक किया। देखिए कहते जबरदस्त बढ़त हुई है, सोइंग सीजन का प्रोग्रेस बहुत बढ़िया रहा है। और गवर्नमेंट ने भी अर्ली एमएसपी का भी अनाउंस कर दिया, तो रबी के प्रोक्योरमेंट के साथ खरीफ का भी आपको एक शार्प जंप सोइंग पे दिख रहा है। और पिछले साल के माफिक अगर हर साल की रेट अब कंपेयर करें, करीबन हम लाइफ टाइम हाई इन टर्म्स ऑफ सोइंग एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल एरिया देख रहे हैं, करीबन 75% तक ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। तो डेफिनेटली खरीफ की सोइंग के कारण इस साल का फसल बहुत बढ़िया रहेगा। एट द सेम टाइम रूरल इकोनॉमी की बाउंस बैक, तो रूरल इकोनॉमी के लोगों के हाथ में पैसा, तो खरीदारी किस चीज पे ऊपर दिख रही है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स देखिए, पिछले साल का लाइट ब्लू लाइन में मैंने दिखाया, और इस साल का देखिए एक वी शेप रिकवरी देख रहा है। तो क्योंकि रूरल इंडिया का अच्छा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के कारण मोटरसाइकिल, एंट्री लेवल कार, ट्रैक्टर, इन चीजों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। तो ऑटो सेक्टर रिवाइवल मोड में दिख रहा है थैंक्स टू रूरल इंडिया। तो नेचुरली ये माइग्रेंट लेबर जो अर्बन से रूरल में चले गए, तो गवर्नमेंट ने भी नरेगा का अलोकेशन भी इंक्रीज किया 40%। तो देखिए यहाँ पर लेबर जो जॉब डिमांड कर रही है नरेगा के अंदर, उसका भी सालों साल करीबन 40% की बढ़त। इनफैक्ट ये चीज के कारण आज अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो कोविड महामारी क्राइसिस के पहले थी वो लेवल पर वापस और पहुंची है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट का उतना डर या
बुरा हाल नहीं है जितना कि उम्मीद कर रहे थे। तो ये एक पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा सपोर्ट वाली चीज है। और वी शेप आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ इंडिकेटर्स यहाँ चुना है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हमने बात किया, एयर ट्रैफिक देखिए, कार सेल्स देखिए, पेट्रोल का कंजम्पशन देखिए, गूगल का मोबिलिटी रिपोर्ट देखिए, या एनपीसीआई के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सभी आपको एक वी शेप तरीके में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ और इंडिकेटर मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ये ग्राफ जो है वहां पे नाम में मैंने लिखा है, और जो लाइन आपको लेफ्ट में दिख रही है वो नेगेटिव लाइन है और राइट में दिख रही है वो पॉजिटिव। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये वी शेप रिकवरी माने ये मत सोचिए कि गिरावट उसके बाद बढ़त, नहीं, ये क्या हो रहा है कि गिरावट और उसके बाद कम गिरावट। क्योंकि ये देखिए हर हर हेडिंग के पीछे 3 लाइन है, एक मई वाली लाइन, फिर जून वाली लाइन, फिर पिछले हफ्ते वाली लाइन, लेटेस्ट वाली लाइन। तो जो नेगेटिव था वो लेस नेगेटिव और लेस नेगेटिव हो रहा है। तो वी शेप में ये भी आपको समझना चाहिए, जो बहुत खराब था वो अभी कम खराब और कम खराब हो रहा है, तो उसी में वी शेप बन जाती है। उसका अभी पॉजिटिव जाने में कुछ और देर लगेगा। तो ये बात आपको मन में ध्यान में रखना चाहिए। तो इस स्लाइड में जो टाइटल्स मैंने दिखाया उसमें खाली एक ही ऑलरेडी पॉजिटिव में है, वो है टेलीविजन की एड। उसका मैं डिटेल स्लाइड अभी बताऊंगा। और अगले स्लाइड में देखिए अगेन मोस्ट ऑफ दी हेडिंग्स आपको नेगेटिव में और लेस नेगेटिव बन रहे हैं, मगर बैंक क्रेडिट और बैंक डिपॉजिट जो नीति है वो ही अपना थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं। तो विषय है ही सही, बट अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में बहुत से क्षेत्र नहीं आए हैं। तो ये एक कलर बेस्ड समरी तो एक झट से आपको बता सकती है कि क्या इकोनॉमी की हालत कैसी। यानी फरवरी में सभी ग्रीन निशान में थे, यानी अच्छी ग्रोथ। मार्च में देखिए कुछ लाल कुछ येलो, यानी थोड़ी गिरावट कई जगह दिखी। और अप्रैल में पूरा लॉकडाउन प्लस कोविड का असर दिखा, तो मोस्ट ऑफ द थिंग आपको लाल में बने। फिर मई में थोड़ी लाल थोड़ी कम लाल हुई, फिर जून में देखिए येलो एंड ग्रीन, और जुलाई में ज्यादातर येलो एंड ग्रीन ही है। तो ये एक डेवलपमेंट जो हो रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है इन सभी क्षेत्रों में। उसका डिटेल यहाँ पर नाम है, मैं इंडिविजुअली नाम नहीं लूंगा, मैंने एक कलर कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्स आपको, ताकि आप आसानी से समझ सके इस चीज को, राइट। तो इंडिविजुअल कुछ डिटेल में देखना है। तो गवर्नमेंट की खर्चा की बात करी तो गवर्नमेंट में ई वे बिल के थ्रू खर्चा होता है ना। तो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में देखिए अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में आपको दोनों में इंटरस्टेट और इंटरस्टेट में बिल जनरेशन की बढ़त है, यानी साइन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। फिर डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगेन आपको एक वीक दिख रहा है, मानते हैं कि ये बहुत जबरदस्त भी नहीं है, धीरे धीरे, मगर पिछले हफ्ते में लास्ट 7 डेज देखिए वहां पे बढ़त दिख रही है। तो ये पॉजिटिव साइन है। टीवी एड की पहले मैंने बात की तो जबरदस्त टीवी एड बढ़े, उसके बाद पिछले 2-3 हफ्ते से थोड़ी फ्लैटनेस है और नहीं बढ़ रही है। बस शायद अभी आईपीएल आने वाली है तो ऑटोमेटिकली ये लाइन वापस बढ़ते हुए भी देखने की उम्मीद है। तो ट्रैफिक कंजेशन अगेन स्लो रिकवरी, शार्प भी नहीं है, स्लो रिकवरी है। इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग, लोग ट्रैवल करते हैं तो टोल पे करते हैं इंटरसिटी में, उसका इमीडिएट बाउंस बैक था क्योंकि लॉकडाउन के बाद इमीडिएटली रिलीज ऑफ बर्थ ने ट्रैवल किया, तो उसके बाद थोड़ी सी स्लो डाउन दिख रही है, राइट। फिर ये कुछ और है, रेलवे गुड्स का अर्निंग डेटा। तो पैसेंजर के थ्रू जो पैसा बन रहा है, अनरिजर्व पैसेंजर को पैसा बन रहा है, गुड्स, पार्सल और ओवरऑल सब में देखिए अभी भी नेगेटिव टेरिटरी है वाई वाई, मगर हर हफ्ते हर महीने में जो चेंज है अप्रैल में जून 20 जुलाई, तो आप देख रहे हैं कि इधर उसका लेवल ठीक है या फिर नेगेटिविटी कम हो रही है। अभी भी रेलवे गुड्स का वाई पॉजिटिव आने में देर और वक्त लगेगा, राइट। तो फाइनली जो इंडिकेटर मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो है बिजनेस रिजर्वेशन का इंडेक्स। नोमुरा करके एक स्टॉक ब्रोकर है, वो बनाते हैं इंडेक्स। तो उन्होंने जनवरी में 100 का लेवल ले लिया, तो कोरोना वायरस के कारण ये 68 तक गिर गया था प्री लॉकडाउन की लेवल में। लॉकडाउन के बाद एकदम जबरदस्त आप देखें 47 पे गिरा, फिर लॉकडाउन ईज होते ही ये बिजनेस रिजर्वेशन बढ़ते बढ़ते आज 70 की लेवल, यानी प्री लॉकडाउन की लेवल में पहुंच चुकी है। अब उसका जर्नी प्री कोविड क्राइसिस की लेवल तक जाने की उम्मीद है, मगर थोड़ी यहाँ पे भी आपको दिख रहा है फ्लैटनिंग। ये 70 का लेवल 68-70 पे ही करीबन 3-4 हफ्तों से ये अटक गया है, राइट। तो ऐसी हालत में कोविड को भूल न जाए, क्योंकि जैसे ही हम अनलॉक कर रहे हैं तो नई नई जगह पे कोरोना वायरस की असर दिख रही है, बेंगलुरु में, बिहार में, आंध्रा में, जहाँ पे पहले नहीं था अभी दिख रहा है। तो इसलिए ये भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है।
और यहाँ पे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिख रही है इन टर्म्स ऑफ द केस डबलिंग रेट। जैसे करंट ट्रेंड देखा लाल में, वो इनिशियल रेट से कम है, और फेटालिटी रेट, लोग जितने लोग मर रहे हैं इस चीज के कारण, वो भी गिर रहा है। तो ओवरऑल कोविड का ट्रेजेडी में थोड़ा साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है, मगर अभी भी साफ साफ क्लियर नहीं है हम इस कोविड क्राइसिस से, राइट। तो इसके कारण इकोनॉमिक इम्पैक्ट में मार्केट्स वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये है उस शेप वी, यानी वी में नंबर में देखना चाहिए तो देखिए -4.5 to 6, और जैसे मैंने पहले ही कहा, ये वर्ल्ड की ग्रोथ रेट जो है 5.4 उससे बेहतर है, और एमर्जिंग मार्केट के अंदर चीना और आसियान के आसपास हमारी भी 6% की रिकवरी है। मगर अब थोड़ा ध्यान हमें ये शॉर्ट टर्म वी शेप रिकवरी से लॉन्गर टर्म स्टोरी के ऊपर 5-10 मिनट सोच के बात करने की जरूरत है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हम मार्केट की ओर आने वाले हैं, और मार्केट में जो लोग खरीदारी करते हैं ये सब शॉर्ट टर्म अप्रोच वाले नहीं लोग हैं। म्यूचुअल फंड्स 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम में खरीदारी करते हैं, पेंशन फंड्स 10 साल की टाइम फ्रेम से करते हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स तो 20-30 साल की टाइम। तो उनके लिए लॉन्ग टर्म इंडिया की स्टोरी अगर अच्छी है तो आज पैसा आएगा। तो शॉर्ट टर्म में जो फ्लोस आते हैं वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी की रिकवरी को देखकर आते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमें, ताकि हम भी समझ सके कि बाहर वाले इंडिया में इतना पैसा क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था एफआई में कि इंडिया में खाली अप्रैल के बाद शुरू हो गई है पॉजिटिव फ्लोज। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे इंडिया के लिए डिमांड साइकिल की चक्कर को छोड़कर स्ट्रक्चरली कुछ एडवांटेज है चीन के माफिक अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि आज चीन ही सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री नेक्स्ट ईयर। तो चीन की जो जबरदस्त ग्रोथ रही है वहां पे कुदर असर देखने को मिलने वाला है मीडियम टर्म में। इसका कारण क्या है कि उनकी लेबर सप्लाई गिर रही है। ये लाल वाला लाइन है चीन का लाइन, और ब्लू वाला लाइन इंडिया का लाइन। तो लाल वाला लाइन देखिए 2017 बीच में डॉटेड लाइन है, वहां से उसकी गिरावट शुरू होगी। कारण क्या है, वन फैमिली वन चाइल्ड का पॉलिसी उन्होंने जबरदस्त जो इंप्लीमेंट किया। मगर इंडिया में क्या हो रहा है कि हमारी जो बढ़त 2050 उस साल तक बढ़ने वाली है, उसके बाद ही हमारा गिरावट, यानी लेबर सप्लाई की स्टेज में हमारे पास 30 साल के लिए भरपूर लेबर की उम्मीद है। किसी भी फॉरेन मैन्युफैक्चर को इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है तो लेबर का कोई शॉर्टेज नहीं होगा। और इसको बिना नंबर में देखे तो ये 2017 जहां पे उनकी डाउन ट्रेंड शुरू हुई, वहां से 10 साल का टाइम ले तो करीबन 21 मिलियन लोग चाइना में वर्कफोर्स से बाहर निकल गए हैं। नेगेटिव ग्रोथ है उनका, और हमारा यही 10 साल के टाइम फ्रेम में 116 लोगों की एडिशन होने वाली है। और किसी भी देश के माफिक हमारी नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडोनेशिया का जो नजदीक है उसका खाली 19 बिलियन है, यानी हमारा 6 गुना इंडोनेशिया से ज्यादा वर्कफोर्स अवेलेबल है। और ये वर्कफोर्स वो सस्ते में मिल रही है। क्यों? चाइना का पर कैपिटा जीडीपी आज 10,000 के लेवल पे पहुंच चुका है, और इंडिया का अभी भी 2,000, यानी 10,000 से 2,000 कंपैरिजन 5 गुना महंगा है चाइना का लेबर इंडिया के कंपैरिजन में। और अमेरिका का पर कैपिटा इनकम $60,000 है, यानी अमेरिका के कंपैरिजन में इंडियन लेबर बहुत चीप है। तो मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ आने में वो भी एक बहुत बड़ा हाथ देगा। एट द सेम टाइम हमारी इंग्लिश एजुकेशन, हमारी मेडिकल एजुकेशन, हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज की एजुकेशन, फार्मा कंपनीज की, तो ये सब देखें तो हमारे पास बेसिक स्किल्स, मॉडरेट स्किल्स और एडवांस स्किल्स तीनों क्षेत्रों में भरपूर लोगों की सप्लाई है हमें काम करने के लिए। किसी और देश के माफिक हमारे पास बहुत गुना ज्यादा लेबर सप्लाई भी अवेलेबल है। तो ये लेबर की बात को छोड़कर हम ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आए तो मोदी सरकार की जो कामकाज हुई है इतने सालों से, उसके कारण पिछले 5 साल में करीबन 80 रैंक की बढ़त हुई है हमें ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में वर्ल्ड में। यानी 5 साल पहले से आज कंपेयर करें तो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना इतना आसान बन गया है पिछले 5 साल पहले की माफिक कंपैरिजन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है इंडिया के लिए, जबकि बाकी देश के साथ हम compete करते हैं बिजनेस को यहाँ लाने में। तीसरी चीज जो बहुत बड़ी एडवांटेज अभी बन गई है जो पहले नहीं थी, क्योंकि हमने 35% में हम बहुत महंगा टैक्स रेट रख रहे थे, तो फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बहुत नेगेटिव था। फिर हमने 25% एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कम करके नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 17% में जो लाए थे, तो सिंगापुर के माफिक
हम अभी इक्वल बन गए, बाकी सब देश हमसे ज्यादा टैक्स रेट रख रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल एडवांटेज भी इंडिया के लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव है। इसके ऊपर हमने एफडीआई इन्वेस्टमेंट वाले को डिविडेंड पे भी टैक्स वेव कर दिया, क्योंकि डीडीटी को रिमूव कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो भी यहाँ पर जाके कारखाने लगाता है उसकी प्रॉफिट उसके देश में वापस जाने के लिए उसको डिविडेंड का ही इस्तेमाल करने की जरूरत होगी ना। तो वो डिविडेंड लेके जाने में अगर आप टैक्स कटवा रहे हो तो वो एक नेगेटिव बन जाता है उसके लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने उनकी फीडबैक लेकर इस बजट में उन्होंने वो भी हटा दिया। उसके अलावा सॉवरेन वेल्थ फंड यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कुवैत इन्वेस्टमेंट, ऐसे वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं और 3 साल के लिए अपना पैसा रखते हैं, तो उनके लिए इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन तीनों को माफ कर दिया। यानी फिनेंशियल अट्रैक्टिवनेस में इंडिया ने बहुत छलांग लगाया है। तो इसके कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फ्लोस जबरदस्त बढ़ गई है। तो पिछले 20 साल में देखिए सिंगल डिजिट नंबर से आज पिछले 3-4 साल में 60-70 बिलियन डॉलर के एफडीआई फ्लोज आ रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में करीबन 3.3% ऑफ द वर्ल्ड शेयर हमें मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एफडीआई फ्लोज। तो ओवरऑल आप देखिए फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस, पीपल स्किल की अवेलेबिलिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट को तीनों को जोड़कर देखे तो इंडिया हैज बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव ग्लोबली। फिर भी राइट, इस चीज के बावजूद चाइना में आज कोविड के कारण जो नेगेटिव आया है वो एक जबरदस्त सपोर्ट दे रही है इंडिया में और भी बिजनेस आने के लिए। क्यों? देखिए, कोविड से पहले और कोविड के बाद 44% लोग ने कहा है कि हमारी इच्छा चाइना से बाहर हमारी मैन्युफैक्चरिंग लेके जाने की इंटेंशन और भी बढ़ गई है। राइट, तो ये कोविड यहाँ के एक सपोर्टिव धक्का दिया है इस चीज में, चाइना वर्सेस इंडिया में। तो क्या अर्जेंसी, जो लोग दिसंबर 18 में कह रहे थे कि हम बाहर निकालेंगे हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, और मार्च में जो कंपेरिजन देखे, जो लोग कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने में मेरे को चाइना से बाहर जाना है, उनकी राइट। तो ये है सेकंड सपोर्टिव। थर्ड सपोर्टिव चीज है कि मैं थोड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से बाहर निकालूंगा, मॉडरेट या ज्यादा। तो देखिए मॉडरेट अमाउंट में और लार्ज अमाउंट में जो शिफ्ट कर रहे हैं वहां पे भी आप देख रही है दिसंबर 18 से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। और फाइनली जो लोग वहां के प्लांट है तो उसको ही निकाल के यहाँ लगाए या नई कैपेसिटी क्रिएट करें, उस चीज में नहीं, मैं चाइना में जो कैपेसिटी है उसको छोड़ दूंगा, मैं यहाँ के नया कैपेसिटी बनाऊंगा। यानी इससे सीमेंट, स्टील, ऐसी चीजों की डिमांड बढ़ सकती है क्योंकि फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन भी होने वाला है। तो ये चाइना से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है हमारे लिए। फिर भी आज के 2 दिन में लोगों का मानना है कि चाइना का एक्सपोर्ट जो चाइना से बाहर जाएगा करीबन 350 से 550 बिलियन डॉलर होगा। तो समझिए एवरेज में 450 बिलियन रखिए। तो आज वियतनाम अव्वल नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ ग्रैबिंग दैट एक्सपोर्ट। तो करीबन 30% वियतनाम को जाने की उम्मीद है। इंडिया कई गुना पीछे है 70 बिलियन डॉलर में। मगर ये जो स्टेप्स हमने रिसेंटली अनाउंस किए हैं टैक्स के बारे में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब आगे आके शायद सपोर्ट देकर हमें भी नंबर पे पहुंचाने की एक पोटेंशियल हाथ में रख रही है। मगर बात उससे खत्म नहीं हुई। रिलोकेशन के डिसीजन में बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करती हैं कि हम किस देश में जाके रिलोकेट कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों में कुछ इंडिया की सपोर्ट में है, जैसे लो लेबर कॉस्ट है, रिड्यूस ट्रेड वॉर का रिस्क है, मगर लैंड कॉस्ट और पॉलिसी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन एक्सेस, इसमें और भी काम बाकी है। तो इसको सब ठीक करवाने में और थोड़ा वक्त लगेगा, मगर लॉन्गर टर्म के लिए अगले समझिए आपने 1-1.5 साल गवर्नमेंट को दे दिया ये सब ठीक करवाने में, तो उसके बाद डेफिनेटली जबरदस्त इंडिया में चाइना से बिजनेस का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो गवर्नमेंट की सीरियसनेस और ये कैसी कोशिश कर रही है उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके देने के लिए कि कैसे गवर्नमेंट सीरियस है और कैसे फास्ट एक्शन भी ले रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स एक चीज थी जहां पे चाइना मैन्युफैक्चरर था वर्ल्ड में और इंडिया में अपनी टेक्निकल लेबर के कारण आने की अच्छी उम्मीद थी। तो सितंबर 18 से आप देखें क्या हुआ, जो मोबाइल फोन हम यहाँ पे उनसे खरीदते थे उनकी प्लांट यहाँ आके सेटअप होने लगी, ताकि फिर हमारी इंपोर्ट कम हो गई, लाइट ब्लू लाइट, और वो मोबाइल फोन की कारखाने भी बहुत ज्यादा मोबाइल पर करने लगे ना मैन्युफैक्चर, तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए करीबन 30% पर एनम। तो ये एक अच्छी हालत रही थी
पिछले 1.5 साल से ही। मगर कोविड ने आके इसके ऊपर एक धक्का दे दिया और तुरंत आप देखिए अपनी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई। तो गवर्नमेंट के लिए एक ये डरावनी वाली चीज थी, तो गवर्नमेंट ने तुरंत 1 महीना पहले एक प्लान अनाउंस किया जिसका नाम है PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। क्या है ये स्कीम? $7 बिलियन तक की खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। कैसे? प्री बिल्ट फैक्ट्री शेड क्लस्टर को बना के सीधे फॉरेन मैन्युफैक्चर को वहां आके अपना काम शुरू करने की एक सेटअप कर रही है, क्योंकि जो कंपनी चाइना से बाहर देख रही है अपने रिड्यूस करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, वो इमीडिएटली आ सके। और इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि 5 साल के लिए आपकी जो भी सेल्स, इंक्रीमेंटल सेल्स होती है, उसमें करीबन 4 से 6% हम आपको इंसेंटिव के जरिए दे देंगे। तो बहुत उम्दा स्कीम था, मगर इसका एक शॉर्ट विंडो दिया था बिकॉज गवर्नमेंट को अर्जेंट एक्शन की जरूरत थी। तो 31 जुलाई से ये स्कीम बंद हो गई। तो उसके अंदर 1 महीने में करीबन 22 कंपनियों ने एप्लीकेशन फाइल कर दी है। इंटरनेशनल ब्रांड्स है, सैमसंग है, राइजिंग स्टार है, और एप्पल के मैन्युफैक्चरर्स है, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन। और ये दोनों मिलाकर एप्पल का 37% शेयर और सैमसंग का 22, यानी 60% वर्ल्ड की मोबाइल फोन मार्केट वैल्यू टर्म्स में ये दोनों कंपनियां ओन करती है। अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में रहे, आप सोच लीजिए कि कितना जबरदस्त ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बढ़त हो सकती है। और उम्मीद है कि करीबन 11 लाख करोड़ के मोबाइल फोन और कंपोनेंट अगले 5 साल में यहाँ मैन्युफैक्चर होंगे, जिसके कारण करीबन 12 लाख लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। और हमारी वैल्यू एडिशन जो आज 15 से 20% के लेवल में, वो 50% तक बढ़ सकता है। तो ये एक इंडस्ट्री को मैंने चुना आपको दिखाने के लिए कि कैसे गवर्नमेंट भी सुस्ती से एक्ट करके जो डिसीजन लेना है ले रही है, ताकि हम चाइना से बिजनेस जो बाहर जा रहा है उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। राइट? तो इस चीज के अंदर रिफॉर्म्स की मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया कि क्या सब जरूरत है। तो आत्मनिर्भर भारत ने, मोदी सरकार ने और भी एक अच्छी बात करी। एक तरफ 21 लाख करोड़ का उन्होंने कुछ फैसिलिटीज किया इस शॉर्ट टर्म में क्राइसिस से बाहर आने तक, बट लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया, ये क्राइसिस को वेस्ट नहीं किया और बहुत से रिफॉर्म्स जो पे मैंने लिस्ट किया है उसको घुसा दिया। क्यों मैं घुसा दिया कह रहा हूँ? क्योंकि ये सब बहुत मुश्किल वाले रिफॉर्म है। तो देखिए यहाँ पर वो रिफॉर्म्स का जो है आत्मनिर्भर 5 में जो अनाउंस किया था, तो उसका लिस्टिंग यहाँ पर है। और मैं क्यों कह रहा हूँ घुसा दिया? क्योंकि अगर एक स्लाइड में पूरे रिफॉर्म्स को डाल दें और कहे कि ये आसानी से हो सकता है, ये मुश्किल से हो सकता है, राइट में आसान, लेफ्ट में मुश्किल, और ऊपर हाई इंपैक्ट, यानी ये रिफॉर्म करने से बहुत बढ़िया इंपैक्ट होगा जीडीपी, और जिसमें लो इंपैक्ट। तो इसमें खास चीज क्या है कि जो मोर लाइकली और मोर इंपॉर्टेंट वो जबरदस्त हो जाएगी जल्दी, मगर लेफ्ट में जो है, यानी जो इंपॉर्टेंट है इंपैक्ट उसका ज्यादा है मगर लाइकली लेस है, क्योंकि उसको मेजोरिटी चाहिए, अपोजिशन बहुत ऑब्जेक्ट करेगी। ऐसी चीजों में इस क्राइसिस, महामारी के क्राइसिस के टाइम फ्रेम में गवर्नमेंट ने ये घुसा दिया, और ऑपोजिशन ने इसको छोड़कर माइग्रेंट लेबर ऐसी बातें के ऊपर वो ऑब्जेक्ट करते रहे, जबकि ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ने गवर्नमेंट ने करा दिया। तो ये बहुत बड़ी प्लस है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये सब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया है उसके लिए बहुत पॉजिटिव निकल सकती है। तो एज ए रिजल्ट ये फॉरेन वाले जो इंडिया को देख रहे हैं, लॉन्गर टर्म स्टोरी की बात कर रहा था, तो देख लीजिए यहाँ पर कितना बड़ा असर 1992 मैंने लिया है, फिर 16 साल के बाद 2008 और 16 साल के बाद 2024। ये 16 साल के टाइम फ्रेम में वर्ल्ड में जीडीपी का शिफ्ट देखिए। 1992 में इंडिया कहीं नहीं था, चाइना 10वीं नंबर पे था, यूएस अव्वल नंबर पे था। 16 साल के बाद क्या हुआ? यूएस अव्वल नंबर पे कंटिन्यू हुआ, मगर चाइना ने 10 से 3 का छलांग लगा दिया और इंडिया अभी भी कहीं पे नहीं आई। फिर 2008 के बाद अगले 16 साल के टाइम फ्रेम में उम्मीद क्या है कि यूएस 1 से 2 हो जाएगी, चाइना जो 3 में है वो 1 में पहुंचेगी, और इंडिया जो टॉप 10 में ही नहीं है वो तीसरा रैंक पे आ जाएगी। तो छलांग जो देख रहे हैं, तो चाइना ने किया था 1992 से 2008, वो इंडिया कर रहा है 2008 से 2024। तो यही कारण है कि वर्ल्ड के जो एफडीआई और एफआईआई लोग इंडिया के ऊपर दिलचस्पी दिखाकर इतना पैसा ला रहे हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.